ये केस है क्या एग्जैक्टली? अब उदय जी ने अपनी वाइफ को प्रीति को जो है वो 10 लाख रुपए दिए थे, ऐसा उदय जी का कहना था। तो इन्होंने इस पे एक नई चाल चली है। आपके पास क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब क्लबिंग के ये क्लबिंग वो वाला क्लबिंग नहीं है जो आम आदमी समझते हैं कि नाइट आउट जा रहे हैं, अपना थलासा में जाके पार्टी वार्टी कर रहे हैं। सबके माइंड में आता है कि अरे शादी पे तो बहुत सारे गिफ्ट मिल जाते हैं, वो तो टैक्सेबल नहीं होते। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर मिस्टर बी की मैरिज है लेट अस से, और मैरिज पे मिस्टर बी को अगर गिफ्ट्स मिल रहे हैं, चाहे वो उनको अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं या नॉन रिलेटिव से मिल रहे हैं, और कोई भी अमाउंट मिल रहा है, एनी अमाउंट, दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। डाइवोर्स के केस में हस्बैंड वाइफ को कुछ देता है, थैंक गॉड उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। नहीं तो एक तो हस्बैंड के पास से जो है वो एसेट्स जाते, और उस एसेट्स पे जो है वो टैक्स कौन दे रहा होता? हस्बैंड दे रहा होता। बेसिक पॉइंट ये है कि लॉस का अमाउंट कितना है जो सेट ऑफ होना चाहिए। मुझे लगता है उदय जी ने लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए के आसपास का टैक्स जो है बचाया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा था। अब ये जाता है केस ITAT पुणे में। इसका डिसीजन कैसे होता है वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो मैं आपको बता दूंगा, नेटफ्लिक्स पे तो बहुत आपने सस्पेंस वाली सीरीज देखी होंगी। आज आप ये देख के कैसा फील कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका द मनी पॉडकास्ट पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, FNO वगैरह भी करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम लोग एक रियल लाइफ केस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टैक्स के बहुत सारे इंप्लीकेशंस होंगे। हम क्लबिंग के प्रोविजन की बात करेंगे, गिफ्ट के प्रोविजंस की बात करेंगे, सेट ऑफ के प्रोविजन की बात करेंगे, कैसे 31 लाख का लॉस आपका टैक्स बचा सकता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास हो चुका है आप लोगों पे कि आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। आप इस वीडियो में जो भी कंटेंट देखेंगे उस पर जो भी आपके सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। और साथ साथ में एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, हर जगह पे टैक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आपको उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। डिस्कशन करेंगे मैं और वृंदा, और केस क्या होने वाला है अभी हम आपके साथ जरा डिटेल में ले चलते हैं। बस एक रिक्वेस्ट फिर से, पूरा वीडियो एंड तक जरूर आप लोगों ने देखना है, बने रहना है आपने हमारे साथ। तो चलते हैं हम लोग सीधा वृंदा के पास। हाँ जी वृंदा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आज बहुत मजा आने वाला है, काफी अच्छा केस है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो क्या क्या सवाल हैं आपके? मैं तो यही जानना चाहूंगी, ये केस है क्या एग्जैक्टली? तो मैंने पहले केस के आपको कुछ फैक्ट्स समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, और थोड़ा इसको हम डिटेल में ले चलेंगे ताकि सब लोग जो है इसको एंजॉय कर पाएँ और एक्चुअली में इससे कुछ सीख पाएँ। तो सबसे पहले केस के करेक्टर्स को समझ लेते हैं। हमारे पास केस में करेक्टर्स जो हैं वो कितने हैं। लेट अस से ये है मिस्टर उदय, और ये हैं उदय जी की वाइफ। ओके, अब उदय जी ने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। उदय जी ने अपनी वाइफ को पैसे दिए थे, राइट। अब जब पैसे देते हैं ना, यहाँ से यहाँ, ओके, ये है उदय, हम इनको यू बुला देंगे, और ये उनकी वाइफ है प्रीति जी, इनको हम पी बुला देंगे। अब उदय जी ने अपनी वाइफ को, प्रीति को जो है वो 10 लाख रुपए दिए थे, ऐसा उदय जी का कहना था, राइट। ओके। और प्रीति जी ने उससे FNO किया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होते हैं वो किया। अब सबसे पहली बात वृंदा जो इसमें आती है वो ये है कि ये जो 10 लाख रुपए है ना, क्या इस पे गिफ्ट्स के प्रोविजन लगते हैं? क्योंकि उदय अपनी वाइफ को अगर गिफ्ट दे रहे हैं, और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, बल्कि सबकी जानकारी के लिए, कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में गिफ्ट, अगर मैं आपको गिफ्ट दूंगा तो वो टैक्सेबल होगा, राइट। अगर हम 50,000 से ऊपर का कैश किसी को भी गिफ्ट में देते हैं तो एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। तो अगर मिस्टर ए ने, मैं आपको एक जनरल सिचुएशन बता दूं, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट दिया है और वो 51,000 रुपीज़ का है, तो पूरा का पूरा 51,000 रुपीज़ जो है मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मैं हर चीज़ पे थोड़ी डिटेल देता हुआ चलूंगा। तो इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पास 5 हेड्स होते हैं। वन इज सैलरी, वन इज हाउस प्रॉपर्टी, अनदर इज आपका PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन वी हैव कैपिटल गेन, एंड देन वी हैव अदर सोर्सेज। तो गिफ्ट जो है वो आपके अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होते हैं। एंड इसमें एक और आपको बोनस पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ पे मिस्टर बी को ए ने अगर गिफ्ट दिया 20,000 रुपये का, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर सी ने भी मिस्टर बी को गिफ्ट दे दिया 20,000 रुपये का, उसी ईयर की, एक सेम ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी भी कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर डी ने भी मिस्टर बी को गिफ्ट दे दिया 20,000 रुपये का, तो अब ये 50,000 की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 50,000 की लिमिट जो है वो गिफ्ट देने वाले पे डिपेंडेंट नहीं होती है, गिफ्ट लेने वाले पे डिपेंडेंट होती है। एंड सिंस यहाँ पे मिस्टर बी को 60,000 रुपये के कैश गिफ्ट मिल गए हैं, तो 50,000 की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, और मिस्टर बी के हाथ में जो है वो 60,000 रुपीज़ एज इट इज़ टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। राइट। अब ये जो गिफ्ट्स के प्रोविजन है, इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है।
और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन जैसे कि सबसे पहले सबके माइंड में आता है कि अरे शादी पे तो बहुत सारे गिफ्ट मिल जाते हैं, वो तो टैक्सेबल नहीं होते। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर मिस्टर बी की मैरिज है लेट अस से, और मैरिज पे मिस्टर बी को अगर गिफ्ट्स मिल रहे हैं, चाहे वो उनको अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं, नॉन रिलेटिव से मिल रहे हैं, और कोई भी अमाउंट मिल रहा है, एनी अमाउंट, दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। वो मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे एंड मिस्टर बी खुश हो जाएंगे, भैया एक तो शादी हो रही है, शादी पे गिफ्ट मिल रहे हैं और गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं है। मतलब सरकार ने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है कि शादी पे जितनी मर्जी अमाउंट का आप गिफ्ट ले लीजिए, वो आपसे वो 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लेने वाले हैं। बढ़िया। ऐसी कुछ और एक्सेप्शंस भी होती हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन होती है कि मिस्टर बी को अपने रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिलेगा तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, राइट? अब आप हस्बैंड एंड वाइफ का अगर रिलेशन है तो वो स्पाउस हो गए, इससे बोलते हैं स्पाउस। तो स्पाउस अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट देता हूँ, लेट अस से मैंने ₹10 लाख का एग्जाम्पल लिया था, मैंने 10 लाख रुपए अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दिए, तो यहाँ पे अदर सोर्सेज हेड का चार्जिंग सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ की इनकम में टैक्सेबल नहीं होंगे। बट बात ऐसी है कि भैया इनकम टैक्स वाले समझते हैं इसको, अगर वो टैक्सेबल करते तो क्या होता, हाहाकार मच जाता कि हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं दे सकता है। तो इन्होंने इस पर एक नई चाल चली है, नया लॉ है इसके ऊपर, और वो लॉ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नया मतलब वो पुराना ही है, मतलब गिफ्ट में टैक्सेबल ना होके वहाँ पे आपके पास क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब क्लबिंग के वो वाला क्लबिंग नहीं है जो आम आदमी समझते हैं कि भैया नाइट आउट जा रहे हैं, अपना थलासा में जाके पार्टी वार्टी कर रहे हैं, नोआ में जाके पार्टी वार्टी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, राइट? क्लबिंग का बहुत सिंपल सा मतलब है, हस्बैंड अगर वाइफ को कुछ पैसे दे रहा है और वाइफ इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर देती है और इन्वेस्ट करके उस पर कुछ अर्न करती है, लेटेस्ट से हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख के फिक्स डिपॉजिट गिफ्ट में दिया है, तो अब यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है ना। क्या प्लानिंग हो सकती है? हस्बैंड की इनकम ज़्यादा थी, उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा था, उसने बोला कि मैं एक एफडी अपनी वाइफ के नाम से करा देता हूँ, और वाइफ के हाथ में इनकम आएगी तो अभी वाइफ की कोई इनकम नहीं है, तो उसकी स्लैब रेट्स में टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्स ब्रैकेट से ऊपर नहीं जाएगा। तो हस्बैंड ने यही प्लानिंग करके 10 लाख रुपए अगर वाइफ को दिए और वाइफ ने एफडी करा दी, उस एफडी से जो भी इनकम आ रही होगी वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये बोलते हैं हमारे क्लबिंग के प्रोविजन कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है और वो एसेट फर्दर इन्वेस्टेड हैं, तो उस एसेट से होने वाली इनकम वाइफ के हाथ में नहीं, हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी, राइट? ये सेक्शन 64 में लिखा है, राइट? सेक्शन 64 का मैं टेक्स्ट भी आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको सेक्शन 64 के टेक्स्ट में ले चलता हूँ। ये सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे क्या क्या बातें लिखी हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है आपको ये लगने वाला है, राइट? सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम कैलकुलेट हो रही है तो उस टोटल इनकम में हम लोग इंक्लूड कर देंगे वो सारी इनकम जो होती है उसके स्पाउस को, यानी हस्बैंड की इनकम में वाइफ की इनकम को इंक्लूड कर देंगे, वाइफ की इनकम में हस्बैंड की इनकम को इंक्लूड कर देंगे, ऑफ स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल, उन एसेट से जो ट्रांसफर किए थे स्पाउस को उस इंडिविजुअल ने। यानी हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई भी एसेट अगर ट्रांसफर करता है तो उससे होने वाली इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी, या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई भी एसेट ट्रांसफर करती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर बेचा होता तो बात अलग होती, लेकिन अगर मैंने मान लीजिए अपनी वाइफ को एक हाउस प्रॉपर्टी दे दी, राइट, तो हाउस प्रॉपर्टी में उसको दे दूंगा, उसमें तो खैर एक डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन होता है, वो आ जाएगा, तो हम अपना एग्जांपल चेंज करते हैं, सेक्शन 27 होता है, डीम्ड ओनरशिप लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वाइफ को एफडी दे दी, एफडी इज आल्सो एन एसेट, राइट, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मैंने उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया, उनके नाम पे एफडी करा दी, तो अब उस एफडी से जो आने वाला इंटरेस्ट है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, राइट? सो स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल फ्रॉम एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, याद रखिए अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन दी होती, मतलब हस्बैंड ने वाइफ से वो पैसे चार्ज किए होते, तो ये क्लबिंग के प्रोविजन ना लगते, राइट? जब हस्बैंड विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई चीज़ देगा तो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, राइट? और एक इसमें खास एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है या फिर वो चीज़ दी गई हो इन एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी कि अगर डाइवोर्स के केस में हस्बैंड वाइफ को कुछ देता है, थैंक गॉड उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, नहीं तो एक तो हस्बैंड के पास से जो है वो एसेट्स जाते और उस एसेट्स पे जो है वो टैक्स कौन दे रहा होता, हस्बैंड दे रहा होता। तो 2 एक्सेप्शन है बेसिकली, अगर हस्बैंड ने वाइफ को कोई भी एसेट दिए हैं, मैं हस्बैंड वाइफ बोल रहा हूँ, वाइफ टू हस्बैंड भी कर सकते हैं जैसे करना चाहें, हस्बैंड ने वाइफ को कोई एसेट दिया है तो अब उस एसेट से होने वाली इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब होंगी। एक्सेप्शन, अगर हस्बैंड ने सेल किया होता, प्रॉपर पैसे चार्ज किए होते तो क्लबिंग ना होती, या फिर इन एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट दिया होता तो क्लबिंग ना होती। ना इसी सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन 3 है जो बहुत ही बढ़िया और हमारे केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या कहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, ये भी क्लॉज हमने पढ़ा,
वेयर द एसेट ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफर, यानी हस्बैंड ने वाइफ को एसेट दिए और वाइफ ने आगे उसे इन्वेस्ट कर दिया, राइट तो क्या होने वाला है, किसी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर दिया, राइट हस्बैंड ने वाइफ को एसेट दिया और वाइफ ने आगे उस एसेट को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। यही हमारे केस का आज का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो क्या होगा, तो उस केस में मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे काफी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, जो भी पैसा हस्बैंड ने एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे दिया है, उस पैसे के प्रोपोर्शन में जो इनकम निकलेगी वो हम क्लब कर देंगे हस्बैंड के हाथ में। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक ईयर है, ये ईयर की बिगनिंग है, राइट यहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को लेट अस से 10 लाख रुपए दिए थे और वाइफ ने इस 10 लाख रुपए से इसी डेट पे मैं कह रहा हूँ एक बिजनेस शुरू कर दिया, राइट वाइफ ने लेटेस्ट से अपने भी 20 लाख रुपए लगाए, हस्बैंड के 10 लाख, अपने 20 लाख, तो टोटल कैपिटल हो गया 30 लाख। अब इस ईयर में जो भी इनकम होगी उस इनकम का प्रोपोर्शनेट निकालेंगे कि भैया 10 लाख की वजह से कितनी इनकम हुई है और वो इनकम हम लोग हस्बैंड के हाथ में क्लब कर देंगे, राइट सो प्रोपोर्शनेटली क्लबिंग हो जाएगी। अगर वाइफ को कुछ मिला और वाइफ ने वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, उस बिजनेस की इनकम पूरी नहीं, प्रोपोर्शनेटली क्लबिंग होगी इन प्रोपोर्शन टू दी वो कैपिटल जो हस्बैंड का था एज ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ दी प्रीवियस ईयर, राइट। ये कैसे निकालते हैं इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ और काफी इंटरेस्टिंग है ये। आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इनकम ऑफ द बिजनेस कितनी हुई मल्टीप्लाइड बाय हस्बैंड की, या फिर बेसिकली आप हस्बैंड ही लेके चलो, यहाँ पे हस्बैंड ने कितना इन्वेस्ट किया था एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वर्सेस डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी कि इन्वेस्ट यहाँ इनकम कितनी हुई बिजनेस की, हस्बैंड का कैपिटल कितना था, टोटल कैपिटल कितना था। मैं अगर अपने एग्जांपल की बात करूं, लेटेस्ट से अगर साल में 5 लाख की इनकम होती तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, क्योंकि हस्बैंड का कैपिटल था एज ऑन द फर्स्ट डे और टोटल कैपिटल कितना था हमारे पास 30 लाख। ये अमाउंट निकल के जो है वो क्लब हो जाता हस्बैंड की इनकम में। बस अब ये प्रोविजन समझने के बाद एक आखिरी प्रोविजन है, फिर मैं आपको केस के फैक्ट्स पे वापस ले चलूंगा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है कि सिर्फ इनकम ही क्लब नहीं होती, अगर लॉसेज हो गए वाइफ को बिजनेस में तो वो लॉसेज भी क्लब होंगे, ओके राइट। सो अभी हम लोग कैसे सोचते हैं कि अच्छा मैंने वाइफ को गिफ्ट में दिया, वाइफ ने इसको आगे इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर जो इनकम होगी वो मेरे हाथ में क्लब होगी। यस, बट इनकम इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो, राइट। तो एक क्लॉज ऐसा है कि भैया लॉ की आप अगर आप समझे तो आपने एक बात बोल दिया, उसकी दूसरा पहलू आप उसको नकार नहीं सकते। आप इनकम क्लब कर रहे हो तो लॉ भी जो है आप लॉस भी जो है आप लोग क्लब करोगे। ये हमारे प्रोविजंस हो गए कंप्लीट। अब इस केस के फैक्ट्स अगर आप देखोगे मज़ेदार फैक्ट्स हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉ का फ़ायदा उठाया गया है, और क्यों ना उठाया जाए भाई, लॉ है तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए हमें। चलिए तो वापस चलते हैं उदय और उनकी वाइफ प्रीति के पास, राइट। उदय ने अपनी वाइफ को जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए, कितने, उदय ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे 10 लाख रुपए, राइट। वाइफ ने बिजनेस शुरू किया था 18 सितंबर 2013 को, राइट। बिजनेस क्या किया था, F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बिजनेस था, राइट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एज अ बिजनेस ट्रीट किया जाता है, पीजीबी हेड में उसकी इनकम टैक्सेबल होती है, लॉस ट्रीट होता है, राइट। 10 लाख रुपए दिए थे, 18/9/2013 को इन्होंने अपना जो है वो F&O करना शुरू किया, और 13-14 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 13-14 था, ये 18/9/2013 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 10 लाख की ट्रांजैक्शन हुई। बेसिकली 5 लाख दिए थे 22 अगस्त को और 5 लाख दिए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18 सितंबर को, राइट। अब क्या होता है, अब इस ईयर के दौरान कुल मिला के प्रीति जी को, जो उदय जी की वाइफ हैं, उन्हें 31 लाख रुपए का लॉस होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप एग्जैक्ट फिगर बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट मैं डेफिनेटली आपको देख के बता सकता हूं कि कितने का जो है वो लॉस था। सो एग्जैक्ट फिगर जो है वो है 31.56 लाख का लॉस, यानी कि 31.5 लाख के आसपास का लॉस होता है प्रीति जी को इस ईयर के अंदर। अब उदय जी क्या करते हैं, उदय जी जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो उसमें ये 31.5 लाख के लॉस को सेट ऑफ कर लेते हैं, राइट, अपनी बिजनेस की इनकम से, राइट। और यहाँ पे क्या करते हैं एग्जैक्टली मैं आपको इसके लिए अब सेट ऑफ का लॉ भी बता देता हूँ। तो सेट ऑफ के प्रोविजंस क्या होते हैं, अगर आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी इन शॉर्ट अगर आपकी बिजनेस की कोई लॉस है, राइट, आप उस लॉस को अपने सैलरी को छोड़ के आप उस लॉस को अपने किसी भी जो है वो हेड की इनकम से सेट ऑफ जो है वो कर सकते हैं, राइट। अब
क्योंकि इनकम क्लब होती है तो लॉस भी क्लब होगा। प्रीति जी को लॉस हुआ 31.56 लाख का। उदय जी के पास प्रॉफिट थे अपने बिजनेस के। उदय जी ने इस लॉस को उठाया और अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया, और कुल मिला के उदय जी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ फिगर्स में अप्रॉक्सीमेशन में आप लोग ले सकते हैं, लगभग 4.5 लाख रुपए की इनकम डिक्लेयर करी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उनका प्रॉफिट एक्चुअली 35-36 लाख होगा। उन्होंने 35-36 लाख में से 31.56 लाख को सेट ऑफ करके बोला भैया मेरी इनकम तो सिर्फ 4.59 लाख है। अब ये उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करी। यहाँ पे आते हैं हमारे असेसिंग ऑफिसर बीच में। उन्होंने बोला उदय जी एक बात बताइए, आपने 31 लाख का लॉस कैसे क्लेम कर लिया? असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से क्या होना चाहिए था? असेसिंग ऑफिसर ने बोला मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानता हूं कि इनकम क्लब होनी चाहिए तो लॉस भी क्लब होगा। मैं ये भी मानता हूं कि आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था अपनी वाइफ के बिजनेस के लिए, और आप क्लबिंग भी होनी चाहिए, इनकम लॉस की भी क्लबिंग होनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से उन्होंने जो फॉर्मूला बना के दिया, उन्होंने बोला बात ऐसी है कि 31 लाख का लॉस है, 31.56 वॉट एवर द फिगर वॉज, और टोटल कैपिटल उन्होंने 81 लाख का निकाल लिया, और उदय जी का कैपिटल उन्होंने 25 लाख का निकाला। यानी असेसिंग ऑफिसर इस बात से एग्री कर रहा है कि लॉस जो है वो सेट ऑफ होना चाहिए, क्लबिंग होनी चाहिए लॉस की, दोनों बातों से वो एग्री कर रहा है। बट सिर्फ असेसिंग ऑफिसर का ये कहना है कि भाई मेरे हिसाब से पूरा लॉस, यानी कि पूरा का पूरा 31.56 लाख का लॉस सेट ऑफ नहीं होना चाहिए। आपका जो लॉस सेट ऑफ होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज पर दी असेसिंग ऑफिसर्स कैलकुलेशन कैपिटल जो है वो 81 लाख का था टोटल कैपिटल, और उदय जी ने 25 लाख जो है वो कंट्रीब्यूट करे थे। अब ये फिगर्स उन्होंने कैसे निकाले हैं? उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पकड़ लिया, 1 अप्रैल पकड़ लिया, वहां से देखा टोटल कैपिटल कितना था। वो हम उन फिगर्स में नहीं जा रहे, बट मैं आपको फैक्ट्स ऑफ द केस में यही बता रहा हूँ कि 81 लाख का उन्होंने टोटल कैपिटल माना, जो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, और 25 लाख का उदय जी का इन्वेस्टेड अमाउंट माना उन्होंने, और फिर बोला कि भैया इतना ही लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9.72 लाख के आसपास का लॉस ऐसा निकल के आ रहा था, जो उदय जी को बोला गया कि सेट ऑफ कर सकते हो। अब इससे होगा क्या? मान लेते हैं, सिंपल फिगर्स रखते हैं, उदय जी की इनकम अगर 36 लाख की थी, अभी उन्होंने 31 लाख का अगर लॉस सेट ऑफ करते तो उनकी इनकम लगभग 5 लाख के आसपास निकलती। लेकिन अब अगर हम असेसिंग ऑफिसर की बात माने और मान लेते हैं 10 लाख का भी वो लॉस सेट ऑफ करे, तो उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा निकल के आती, 26 लाख, फिर उस पर टैक्स ही बनता, और उदय जी के ऊपर फिर टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती। अब यहाँ तक ये है, अगर मैं आपको मैं आपको पॉइंट ऑफ कंटेंशन बताऊँ तो ये है, बेसिक पॉइंट ये है कि लॉस का अमाउंट कितना है जो सेट ऑफ होना चाहिए, इसको लेके लड़ाई है। एज पर उदय जीज कैलकुलेशन 31.56 लाख, एंड एज पर असेसिंग ऑफिसर्स कैलकुलेशन 9.72 समथिंग लाख। ये लड़ाई है। अब ये जाता है केस ITAT पुणे में, राइट। और पुणे में इसका डिसीजन कैसे होता है, वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स पे तो बहुत आपने सस्पेंस वाली सीरीज देखी होंगी। आज आप ये देख के कैसा फील कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे ITAT ट्रिब्यूनल में जिन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने क्या क्या बातें बोली। उन्हें बोला देखो जी, क्लबिंग के प्रोविजन क्या बोलते हैं, अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई एसेट दिया है और वो एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया है, तो उस एसेट की वजह से जो इनकम होगी वो क्लब होगी। और हम ये देखते हैं एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अगर आप प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देखें, इनकम टैक्स एक्ट में वो सेक्शन नंबर 3 के अंदर आती है। जनरली स्पीकिंग प्रीवियस ईयर जो है 12 महीने का एक पीरियड होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, राइट। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दे रखी है, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में एक एक्सेप्शन है कि इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, अगर बिजनेस नया है तो आपका प्रीवियस ईयर उस दिन से शुरू होगा जिस दिन में आपने बिजनेस शुरू किया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो बिजनेस कौन सी डेट पे शुरू किया था? 18 सितंबर 2013 को शुरू किया गया था। तो अब हम एज ऑन 18 सितंबर 2013 देखेंगे उदय जी ने कितना इन्वेस्ट किया था, टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस कितना था, और उसके हिसाब से जो है वो लॉसेस निकलेंगे कि कितने आप लोग को अलाउड होंगे। और यही इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो अब ट्रिब्यूनल ने क्या देखा कि भैया एज ऑन 18 सितंबर सारी डिटेल्स उनके पास थी, उदय जी ने टोटल 10 लाख रुपए दिए थे, और बिजनेस का कैपिटल भी टोटल 10 लाख ही था, राइट। और इसके हिसाब से अगर मैं जो लॉसेस देखूं, अराउंड 31.56 लाख के जो लॉसेस थे, अगर मैं उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैं पूरा का पूरा 31.56 लाख ही निकलेगा, और ये पूरा का पूरा लॉस जो वो क्या होगा, सेट ऑफ होगा, राइट। असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया था, एज पर AO ये कैलकुलेशन क्या थी
कि भैया उदय जी ने 25 लाख रुपए दिए और कैपिटल जो है वो 81 लाख था, 81 समथिंग लाख था, और उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहा था कि 31.56 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 9 पॉइंट समथिंग निकलता है, यानी कि 9 से 10 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ हो सकता है। अब ट्रिब्यूनल ने बोला दिस इज द राइट कैलकुलेशन एंड उदय जी ने बिल्कुल ठीक किया है, ही वॉज राइट इन डूइंग इन सेटिंग ऑफ द 31.56 लाख लॉसेज फ्रॉम हिज इनकम। और यही इस केस का डिसीजन भी आया, उदय जी जो है वो जीते इस केस को। एंड आगे इस केस में क्या हुआ अभी मुझे इसके पास पता नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया नहीं गया होगा, गया होता तो डेफिनेटली इसके आगे हमारे पास और इन्फॉर्मेशन होती। तो बस पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक सिंपल लॉ में जो बातें लिखी हुई हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लॉ में 2 बातें लिखी हुई हैं कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट देता है और वो आगे बिजनेस में इन्वेस्ट होता है तो उस बिजनेस की इनकम जो है वो क्लब होगी हस्बैंड के हाथ में, बट उसका एक फॉर्मूला दे रखा है और फॉर्मूला ये है कि जितना भी हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया था एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर और डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं बल्कि आपको वो लाइन पढ़ाता हूं, मैंने वो पूरी लाइन यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए वो लॉ मैं कहाँ से पिक कर रहा हूँ। हमने लॉ लाया था ना यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम पूरा प्रोविजन अगर देखें, अगर टोटल इनकम कंप्यूट हो रही है एक इंडिविजुअल की, उस टोटल इनकम में हम लोग इंक्लूड करेंगे कौन सी इनकम जो उसके स्पाउस की हुई थी फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। फिर बताया गया कि भाई देखो बात ऐसी है, अगर ट्रांसफरी इन्वेस्ट कर देता है तो क्या होगा, अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है तो क्या होगा, द पार्ट ऑफ द इनकम अराइजिंग ऑफ द बिजनेस टू द ट्रांसफरी इन एनी प्रीवियस ईयर विच बियर्स द सेम प्रपोर्शन टू द इनकम ऑफ द ट्रांसफरी फ्रॉम द बिजनेस एज द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जितना वैल्यू ऑफ द एसेट था एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर बियर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द ट्रांसफरी ऑन द सेट डे। यानी कि जो भी वैल्यू ऑफ एसेट था जो हस्बैंड ने दिया डिवाइड करेंगे हम उसको किससे, जो भी टोटल कैपिटल था, ये दोनों हमें कब का फिगर लेने हैं, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के फिगर लेने हैं और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई करना है आपकी इनकम से, और इनकम इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। ये अमाउंट निकालता है क्लबिंग का। अब यहां पे क्या है कि टोटल कैपिटल था आपका 10 लाख एज ऑन 18 सितंबर 2013, टोटल एसेट्स जो गिवन थे, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो गिवन थी वो भी थी 10 लाख। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहा सेम और इसलिए पूरा का पूरा लॉस जो है वो क्या हो गया, सेट ऑफ अलाउ कर दिया गया। एंड दैट वाज द केस जिससे मुझे लगता है उदय जी ने लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए के आसपास का टैक्स जो है बचाया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा था, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से जो लॉस का अमाउंट सेट ऑफ करने के लिए था वो सिर्फ 9 लाख के आसपास था। राइट। अब इससे हम क्या क्या सीखते हैं, राइट? हाँ, क्या लेसन्स हैं, क्या लेसन्स हैं नॉर्मल इंसान के लिए। राइट। सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर इनकम टैक्स के प्रोविजंस की आपको नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है जी। राइट। आप उनको ना प्रॉपर्ली, आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फिर प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हो। राइट। एक बात। दूसरी बात, जो भी चीज़ हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट दे रहा है तो भाई वो बैंक अकाउंट के थ्रू दें, फिर उसी बैंक अकाउंट में इन्होंने लिया जिससे FNO किया। राइट। सारी चीज़ें इन्होंने की। और एक बात बहुत यूनिक थी इस केस के अंदर, इससे पहले भी उदय जी ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए होंगे, कुछ FDs वगैरह दिए होंगे अपनी वाइफ को। उस FD पे जो इंटरेस्ट आ रहा था उदय जी वो चुपचाप से क्लब करवा रहे थे अपनी इनकम के अंदर। राइट। तो यानी कि एसएससी को क्लबिंग के प्रोविजंस पता थे और जिन क्लबिंग के प्रोविजन की वजह से उनका टैक्स बढ़ रहा था, ऐसा नहीं कि उनको अवॉइड कर रहे थे, वो चुपचाप उस पर टैक्स दे रहे थे। राइट। हस्बैंड ने वाइफ को FD दे रखी है, FD पे इंटरेस्ट आ रहा था तो उदय जी उसको अपनी इनकम में ऐड करते थे और दिखाते थे और उस पर टैक्स पे करते थे। सो इट शोज कि एक उनको नॉलेज थी क्लबिंग की। इट ऑल्सो शोज, आई एम नॉट श्योर कि वो खुद CA हैं या नहीं है, लेकिन उनका जो भी CA था वो उनको सही से गाइड कर रहा था। राइट। उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको सही से गाइड कर रहा था। तो डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू रूट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही सब चीज़ें कैश में हो रही होती तो थोड़ी सी दिक्कतें होती। राइट। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होती तो थोड़ी सी दिक्कतें होती। एंड एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट्स ऑफ द केसेस अगर क्लियर हैं और आपको लॉ बिल्कुल क्लियर है तो आप डेफिनेटली जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं होगी। वृंदा, आपकी क्या एक लर्निंग आप बताना चाहोगे जो हुई इस पूरी डिस्कशन से? राइट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को यहाँ पे समझ आई कि कोई भी
मतलब इनकम हो रही है, हस्बैंड ने कोई चीज गिफ्ट करी वाइफ को या फिर वाइस वर्सा, और उससे कोई भी इनकम हुई, दैट इज लाइक हस्बैंड ने अगर गिफ्ट करी तो हस्बैंड की ही इनकम है, वो एक सेपरेट इनकम नहीं है। कहीं ये सोच के कि जिसको प्रोविजन नहीं पता होंगे ना, वो शायद ये सोच सकते हैं कि यार एक सेपरेट इनकम बन जाएगी, ये मेरे हाथ में तो आनी नहीं, कम टैक्स दे देंगे, टैक्स बच जाएगा, बट ऐसा नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और HUF के केस में भी ऐसा कुछ होता है, उसके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। लोग HUF को बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो जब भी आप किसी को कुछ पैसा दे रहे हैं ना, या तो गिफ्ट के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये दोनों प्रोविजन ध्यान रखने हैं गिफ्ट देने से पहले, और ये सोचने से पहले कि मैं सरकार को पागल बना सकता हूँ। ऐसे तो क्या होगा, मैं हो गया, मेरी वाइफ हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, मैंने सबके नाम पे FDs करनी शुरू कर दी, बोला ये तो इनकी इनकम है। अगर पैसा मुझसे फ्लो हुआ है तो वो सारी इनकम, याद रखेगा, मेरे हाथ में ही क्लब होने वाली है। राइट। सो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे और बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो आपने बीच में भी बताई भी थी, इनकम इंक्लूड्स लॉसेस, ये बहुत सही था। यस। और ये आप देखो ना कि ये तो इनजस्टिस हो जाता कि सिर्फ इनकम क्लब होगी, लॉस क्लब नहीं होगा, राइट। तो अगर इनकम क्लब हो रही है, यानी कि अगर सरकार उस पर टैक्स ज़्यादा ले रही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि टैक्स प्लानिंग के लिए किया गया था, तो उसमें जो लॉस हुए भाई वो भी क्लब करके दो ना, तो बिल्कुल ठीक है। इनकम, और ये लॉ में भी लिखा हुआ है कि इनकम इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग। एंड एक बात और भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मैं जब इनकम टैक्स पढ़ाता था तो उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन आता था ये वाला, और बच्चे हमेशा गलत करते थे, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर से एक लेमैन क्या समझता है, हमेशा 1 अप्रैल ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, द फर्स्ट डे इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, एंड दिस चेंज एवरीथिंग, राइट। अगर ये ना लिखा होता और हम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर उठा लेते, तो उस पे वो 81 लाख का कैपिटल दिखाते कि इनके पास 81 लाख का कैपिटल था प्रीति जी के पास, और फिर जो है वो प्रोपोर्शनेट क्लबिंग मिलती लॉसेज की, राइट। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर प्रॉफिट होता, मान लीजिए 31 लाख का प्रॉफिट होता, तो हमें 1 अप्रैल वाली डेट बेनिफिशियल होती, राइट, क्योंकि तब हमें प्रोपोर्शनेट इनकम जो है वो क्लब होती। बट क्योंकि शायद अभी यहाँ पे इनके लिए ज़्यादा सही था, तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस इज 18 सितंबर ओनली। एंड अगर सही नहीं भी होता, और उस केस में AO बोल रहा होता कि भैया फर्स्ट डे जो है वो 18 सितंबर है, और उदय जी को प्रूव करना पड़ता कि फर्स्ट डे 18 सितंबर नहीं 1 अप्रैल है, तो पासे जो है वो पलट जाते हैं। और मेरे को लगता है कि ट्रिब्यूनल उस टाइम भी यही स्टैंड लेता ज़रूर कि भाई 18 सितंबर ही जो है वो फर्स्ट डेट है। आई थिंक काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा हमारा इस केस पे। एंड हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं, अगर आपको ऐसे केसेस पसंद आए हैं इनकम टैक्स के, तो आप और ऐसे केसेस देखना चाहेंगे या नहीं। स्पेसिफिकली ये पैसे से तो रिलेटेड था ही, और स्टॉक मार्केट में जो FNO होता है उससे भी रिलेटेड था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे मदद मिलेगी। और FNO के रूल्स अलग होते हैं, FNO को PGBP हेड में ले जाया जाता है, बाकी आपके जो म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स में जब आप लोग काम करते हैं तो वो आपके लिए कैपिटल गेन्स हेड में जाता है, उसके सेट ऑफ के लॉसेस अलग होते हैं, राइट। उसके जो लॉस को आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, किससे सेट ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है वहाँ पे। तो अगर वो भी जानना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के ऊपर, ज़रूर उसको डीप डाइव कीजिएगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही। एंड येस, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आइए, जुड़िए, सीखिए म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, और मैं भी आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूंगा। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।